हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। ये वन शॉट आप लोगों को जैसा भी लगे, रिटर्निंग वाली मैरिज, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ताकि इन फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे वन शॉट लेकर के आओ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ब्लॉसम ट्री। सर्द का महीना था और हर तरफ फिजाओं में ठंडक छाई हुई थी। कहीं पे कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ पे रोशनी की गुंजाइश हो। सूरज भी आसमान में छुपा हुआ था और वो बादलों से घिरा हुआ था, ऐसे मानो जैसे कि वो शर्मा रहा हो सबके सामने आने में। एक शख्स चारों तरफ कोहरे से घिरे हुए एक ब्लॉसम ट्री के नीचे खड़ा उस ब्लॉसम ट्री को देख रहा था। आज हर दिन के मुकाबले धूप थोड़ी सी खिली खिली सी लग रही थी। हल्की हल्की उस सर्द की धूप में वो खड़ा शख्स उस ब्लॉसम ट्री को निहारे उसे कहता है, पूरी 4 साल हो चुके हैं, आपने अभी तक एक भी फल या पत्ता नहीं दिया है। क्या इस बार कोई मेरी विश पूरी नहीं होने वाली है? क्या सच में मुझे अपने इस कास्ट के साथ में ही पूरी लाइफ बितानी होगी? हाँ, बचपन में मैं जब अपनी बातें किसी के सामने नहीं रख पाता था, तब मैंने आपसे विश मांगी थी और मेरी तोतली आवाज़ को आपने ठीक कर दिया। अभी भी मैं कभी कभी हकला जाता हूँ बोलने में, लेकिन ये जो मेरे चेहरे पे दाग है, क्या इस दाग के साथ मुझे कोई अपनाएगा? हे, क्या बता सकते हो? और वो ब्लॉसम ट्री जो था ना, वो ऐसे होते ना, देवलोक, देवस्थान टाइप का था। और उसके नीचे वहाँ के एंसेस्टर की जो बॉडी थी ना, वो दफनाई गई थी और उसके ऊपर उस ब्लॉसम ट्री को लगाया गया था। उस ब्लॉसम ट्री के ऊपर 4 या 5 साल में हार्ट शेप का एक फूल या फल या पत्ता कुछ भी अपीयर होता था। उसके बाद वो पेड़ पूरा भर जाता था। पूरे 4 साल हो चुके थे और अभी तक एक भी पत्ता उस पेड़ के ऊपर नहीं था। जो शख्स उसे देख रहा होता है और अपनी मन्नतें और अपनी मन की बात उसे कह रहा होता है, अफॉर्म कर रहा होता है अपने फ्रूट को विशफुल करने के लिए, तभी एक शख्स भागते हुए उसके पास आती है और कहती है, यंग प्रिंस, आपको महाराज बुला रहे हैं। वो शख्स उस ओर पलटते हुए कहता है कि आनयंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो आनयंग कहती है, यंग प्रिंस, आपको महाराज बुला रहे हैं, चलिए, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और ये एक ओमेगा वर्स होने वाला है। तो वो कहती है, ठीक है, चलो। इतना कहकर वो शख्स और आन्या दोनों वहां से चले आते हैं। उस शख्स के कमरे में वो जैसे ही दाखिल होता है, तभी जियांग यू आते हुए कहती हैं, वी वूसियान, हमने तुम्हारे लिए एक और रिश्ता देखा है। इतना सुनना था ही कि वो अपने कपड़ों और अपने लिबास में लिपटा, जिसके चेहरे पे एक नकाब था, उसका सर नीचे झुक जाता है और कहता है, क्यों माँ? आप जानती है ना, जो कोई भी मुझे देखता है वो मुझे देखने के बाद शादी नहीं करता है। फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ, जियांग यू गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम एक ओमेगा हो, फिर मैं कैसे कैसे यहाँ तुम्हें रहने दे सकती हूँ? हाँ बताओ, अगर तुम यहाँ रहोगे तो मेरे बेटे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे रहते हुए मेरे बेटे के साथ कुछ भी हो। इसलिए जल्द से जल्द तुम्हें शादी करके यहाँ से जाना होगा। विंग उसकी बात सुनकर अपना सर नीचे झुका लेता है। उसकी आंखों से टपाटप आंसू बह रहे थे। वो अश्रु की धारा उसकी गालों से होते हुए, उस नकाब के अंदर से होते हुए उसके कपड़े के अंदर जा रही होती है और वो कहता है, जी माँ। इतना कहकर वो शांत हो जाता है। जियांग यू अपनी जगह पे जाकर बैठ जाती है। तभी जियांग फेमिया उसके पास आते हुए कहते हैं, विंग, देखो, हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं। जो मैंने रिश्ता देखा है वो बहुत ही अच्छा है। अगर तुम उससे शादी करते हो तो तुम बहुत खुश रहोगे। विंग सिर्फ हाँ में सर हिला देता है और कुछ भी नहीं कहता है। फिर जियांग फिमियांग और जियांग यू दोनों वहां से जाने लगते हैं। तो जाते जाते आनिंग से कहती हैं, आनिंग, तुम
बी वूसियान को अच्छे से रेडी कर दो, ठीक है ना? तो वो हाँ में सर हिला देती है और जी महाराज कह के ग्रीड करती हैं। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। आन्यंग अपनी कक्ष में आकर के अपने बेड पर बैठ जाता है और अपने मास्क को हटा करके अपने चिक्स के ऊपर हाथ फिराता है और कहता है, क्यों, आखिर क्यों? मैं एक ओमेगा हूँ, बट फिर भी मेरे साथ ही ये जाति क्यों हो रही है, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। इतना बोलकर वो रोना शुरू कर देती हैं। आनी जल्दी जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और उसके पास नीचे आकर बैठते हुए कहती है, यंग मास्टर, आप यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते हैं? अगर आप यहाँ से भाग जाएंगे तो आपको शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और आपके चेहरे पे जो दाग है उस वजह से आपका कभी अपमान या तिरस्कार भी नहीं होगा। विंग कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। और इतना बोल करके वो वहां से उठता है और फिर बाहर आ जाता है। बाहर आकर के बाहर गैलरी में खड़ा होकर के उस धूप को देख रहा होता है और कहता है, क्या मेरे लाइफ में कभी कोई मिरेकल होने वाला है या नहीं? प्लीज मुझे बताओ, या मैं पूरी लाइफ ऐसे ही रहने वाला हूँ? मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हाँ, मुझे नहीं पता। ऐसा बोलकर अपनी ही सवालों और जवाबों के बीच से घिरा वो शख्स पूरा दिन उस धूप में वहां खड़े होकर निकाल देता है। शाम के वक्त जब वो वापस लौट रहा था अपने कमरे की ओर, तभी एक शख्स उसके हाथ को पकड़ते हुए अपनी ओर खींचते हुए कहता है, वी वूसियान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ, तुम उस ठड़की इंसान से शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है वो कौन है? विंग कहता है, आचिंग, तुम, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, पर बाबा और माँ चाहते हैं कि मैं ये शादी कर लूं, तो मैं मुझे करना ही होगा, चाहे वो शख्स कौन है। तो जियांगचिंग चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और एक अल्फा प्रिंस। तुम्हें पता है ना, मुझे सही और गलत की बहुत अच्छी तरीके से परख है। वो एक नंबर का ठरकी इंसान है। उसके हड़म में न जाने कितनी सारी लड़के और लड़कियां हैं। तुम वहां जाकर उसका सब्स्टिट्यूट कैसे बन सकते हो? हाँ, और मैं जाकर के बाबा से बात करता हूँ। विंग पहले तो अपने भाई को ऊपर से नीचे तक देखता और कहता है, क्या तुम बॉर्डर पर से आ रहे हो? आचेंग, तो पहले तुम्हें महाराज और महारानी यू से मिलना चाहिए, ना कि मुझसे। जाओ यहाँ से, तुम जाओ। इतना बोलकर विंग उसे धक्का दे देता है और खुद से दूर करने लगता है। जियांगचेंग उसके दोनों हैंड को शोल्डर से ग्रैब करते हुए उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, तुम मेरे छोटे भाई हो। भले ही हम दोनों एक माँ के बच्चे नहीं हैं, हमारा खून एक माता पिता का नहीं है, तो क्या हुआ, पर तुम मेरे भाई हो और हमेशा रहोगे। यही फैक्ट है और ये सच्चाई है। इसे कोई भी नहीं बदल सकता है, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया से मुझे लड़ना ही क्यों ना पड़े। मेरी बात कान खोलकर सुनो विंग, तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारा अच्छा और भला ही चाहूंगा। इतना बोलकर वो विंग को कंसोल करके उसे वहां छोड़कर वापस से पैलेस की ओर निकल जाता है। विंग अनबने मन से अपनी आंखों में आंसू और उदासी लेकर अपने कक्ष के अंदर लौट आता है, जहां पर उसे कुछ उपटन और कुछ लेप लगाया जाता है ताकि वो कल के लिए प्रिपेयर हो सके अच्छे तरीके से। जैसा कि महाराज ने कह के गया था, इसे अच्छे से रेडी करना है। तो वो सब चीज करने लगते हैं। उसके हाथों पैरों पे उपटन लगाया जाता है। उसके जितने भी अनवांटेड वॉल थे वो सभी को रिमूव करके उसकी वो एकदम लड़की की तरफ पूरा परफेक्ट रेडी किया जाता है। उसके स्कार्स जो कि छुप नहीं सकते थे, लेकिन उसे थोड़ा सा मेकअप करके कवर किया गया था। हालांकि वो ऊपर से अभी भी उभरे उभरे से दिखाई पड़ रहे थे। रिंग अपने गला को साफ करने के लिए कुछ औषधि भी लिया था कि अगर उसे कुछ बोलना पड़े तो कम से कम वो बीच में डर के मारे अटक कर ना बोलना स्टार्ट कर दे। इसी वजह से वो सब कुछ करके आराम से रात को सो जाता है। उसे खाना नहीं खाना था क्योंकि ये सारी चीजें करने के बाद और वो दवाई लेने के बाद कम से कम उसे रात में भूखा रहना पड़ता, ताकि बॉडी इन सभी चीजों को रिकॉग्नाइज कर ले। रिंग ओनली फॉर फ्रूट जूस और लिक्विड डाइट पर था और वो सभी चीजें खाकर वो सो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जियांगचिंग अपने कक्ष में आकर अपने कपड़ों को, अपने लिबास को उतार कर एक साइड किनारे करता है। एक हॉट लॉन्ग बाथ शावर लेने के बाद वो उस स्नानागार से बाहर आकर के एक फॉर्मल ड्रेस, जो उस पैलेस में सभी पर्पल कलर के ड्रेस वेयर करते थे, वो वेयर करता है। उसके बाद खाने के लिए
राज पैलेस की ओर चल देता है, जहाँ पे उसकी मॉम और डैड दोनों को पता चल गया था कि जियांग चेंग बॉर्डर से लौट आया है। जियांग चेंग तो सबसे पहले आकर के अपने माता पिता को, जियांग पेमिया और जियांग यू को, दोनों को ग्रीट करता है और उसके बाद अपने स्थान पे जाके बैठ जाता है। यहाँ पे जियान यांग भी ऑलरेडी शादीशुदा है जिन जुसान के फैमिली में, जिन जुसान के साथ। वो अपने पिताश्री को देखते हुए कहता है, बाबा आपने ये क्या कर दिया? आप जानते हैं ना कि वीन चाओ कैसा इंसान है, फिर भी आपने उसकी शादी वीन के साथ कैसे होने दी? आखिर क्यों बाबा? क्या मैं जान सकता हूँ? जियांग फेमिया कुछ देर शांत रहते हैं और अपना सिर वापस से नीचे करके खाना शुरू कर देते हैं। जियांग चेंग को, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था ऑलरेडी, वो गुस्से में तमतमाते हुए कहता है, बाबा मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, आखिर आप कैसे कैसे विंग को वहां भेज सकते हैं? आपका वो अपना अंश है, आपका वो बेटा है, फिर आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो जियांग फेमिया कहते हैं, जियांग चेंग मुझे गलत मत समझना। इससे पहले ही जियांग यू कहती है, तुम्हें क्या पता जियांग चेंग, तुम बॉर्डर पे थे और हमारे यहाँ तांबे की कमी हो रही थी और सोने के भी। हमें आयात और निर्यात करने के लिए रेशम भी नहीं मिल रहे थे। तुम्हें क्या लगता है हमारे यहाँ के लोग सिर्फ कमल के बीजों की खेती करके ही पालन पोषण करेंगे? हमें बाहर से कुछ चीजें मंगानी नहीं होती है क्या? हाँ बताओ, तुम जो वहाँ पे थे 5,000 सैनिकों के साथ में, वहाँ पे रहना, रख रखाव, खान पान, अस्त्रागार, शस्त्रागार, उन सभी का रख रखाव करने में जो खर्चे आते हैं, हम उन्हें कैसे मुहैया कराते? हमें उस वंश के, आई मीन की वेन जुहान ने प्रपोजल दिया था कि अगर मैं अपने ओमेगा बेटे का शादी अपने अल्फा बेटी के साथ करा देता हूँ तो बदले में वो बहुत सारे मोहरे, जेवरात और गोल्ड और तांबे के साथ साथ व्यापार करने की भी आज़ादी देंगे और समझौता भी होंगी। इसी वजह से तुम्हारे बाबा मान गए। हम गए थे किंग के पास, पर किंग दूसरे मसलों में उलझे हुए थे, इसलिए किंग ने पूरी बात सुनी भी नहीं और तुम्हारे बाबा को लौटा दिया। जियांग चेंग दांत पीसते हुए कहता है, किंग एक नंबर के रूड, एरोगेंट और अरियल इंसान है, आप उसके पास गए ही क्यों? तो जियांग यू कहती है, एग्जैक्टली बेटा, इसीलिए हमें बिन जुहान से मदद लेनी पड़ी और बदले में हमें विंग के लिए रिश्ता तय करना पड़ा। हाँ मैं जानता हूँ कि विंग वहाँ पे सब्स्टिट्यूट बन के जाएगा और शायद से वो, और इतना बोलकर वो चुप हो जाती हैं। जियांग चेंग गुस्से से दांत पीसता हुआ कहता है, और जीवन भर दुख काटेगा और किसी के हाथों की कठपुतली और खिलौना बनकर रहेगा, यही ना माँ? इतना सुनकर जियांग यू का मुंह बन जाता है और वो नीचे कर लेती है। जियांग फेमिया के आंखों में भी आंसू भरे हुए थे, लेकिन वो अपनी बातों को, अपने लफ्जों को अपने ओठों तक नहीं ला पा रहे थे। जियांग चेंग अपना तलवार उठाता है और गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से बाहर जाने को होता है तो जियांग फेमियांग कहते हैं, आचेंग कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा के जाओ एटलीस्ट। जियांग चेंग कहता है, बाबा आप लोगों की बातों से ही मेरा पेट भर गया, तो अच्छा होगा कि विंग को किसी गलत बात पे जाने से पहले ही उसे रोक दीजिए। उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाए इससे पहले ही उसका रास्ता बदल दीजिए बाबा। उसकी माँ नहीं रही, कम से कम आप उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना, वरना मैं एक्शन लूंगा और फिर उसके बाद आप सब पछताएंगे। इतना बोलकर जियांग चेंग वापस से अपने पैलेस को चला आता है। अपने कमरे में आने के बाद वो इधर से उधर चक्कर काट रहा होता है, क्योंकि वो हर हालत में विंग की शादी रिंचाओ के साथ तो नहीं होना देना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ विंग, जो कि अनमने मन से लेटा हुआ था बेड पर, उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो पूरी रात टॉस एंड टॉन करते हुए निकाल देता है। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुलती है, हालांकि वो देर रात तक जागा था, इसी वजह से अगले दिन वो देर से उठता है। जब आनिंग उसके पास आकर के उसे उठाती है, तब वो धड़फड़ा कर उठते हुए कहता है, क्या वो लोग उठ गए? सॉरी, क्या वो लोग आ गए? तो आनिंग कहती है, जी वो आ गए, आपको स्नान करके आना चाहिए और ये रहा लेप। इतना बोलकर आनिंग बी बुसैन की पूरे बॉडी के ऊपर वो लेप अप्लाई कर देती है। सूखने के बाद विंग अपने बालों को धोते हुए अपने पूरे बॉडी पे जो वो लेप लगाया था उसको वो अच्छी तरीके से स्मैच करने के साथ स्नान करके बाहर आता है। उसे अच्छा सा सुंदर सा वाइट पर्पल मिक्स ड्रेस पहनाया गया था।
उसके बालों में बहुत सारे हेयर पिन और एक्सेसरीज लगाए गए थे। उसके गले में बहुत सारे जेवर डाले गए थे। एक जिस तरह से एक लड़की रेडी होती है उसी तरीके से विंग को रेडी किया गया था। और ये ओमेगा वर्स है, इसलिए आप समझ सकते हो कि विंग की बॉडी तो मेन और वुमेन दोनों वाली है। वो अपने आप को आईने में देख रहा था। वो भला का खूबसूरत दार्जिलिंग पर्सन लग रहा था। अपने आप को देख लेने के बाद जब उसकी नज़र उस स्कार्स पे जाती है जो उसके चेहरे पर थी, वापस से वो अपने मास्क को लेता है जो कि बहुत बड़ा कपड़ा जैसा था। उसे पीछे से लेकर वो कवर करते हुए बांध देता है। अभी वुशियान पूरी तरीके से रेडी था उन लोगों के सामने जाने के लिए। थोड़ी ही देर में एक प्रहरी आकर के दरवाजा नॉक करते हुए कहता है कि महाराज ने आपको बुलाया है यंग मास्टर। आन्यंग जवाब दे देती है कि हाँ, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। उसके बाद आन्यंग विंग को ले करके उस इंसेस्टर हॉल में उस राज पैलेस वाले हॉल में आती है जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे। विंग आता है आन्यंग के साथ में और सभी को ग्रीट करता है। उसके बाद वो अपने जगह पे जाके बैठ जाता है। एक तरफ जहाँ जियांग चेंग गुस्से में तिलमिला रहा होता है और दांत पीस रहा होता है, उसी के बगल में जाकर बी बुसियान भी बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वीन चाओ जो कि अपनी ठड़की और लस्टी आइज के साथ में वीन को देख रहा होता है। एक तरफ विन रूहान था, उसके साथ में वीन माओ भी था और उसके कुछ डिसिपल्स थे जो वहाँ पे मौजूद थे। सभी लोग शादी से रिलेटेबल बातें करते हैं। विन चाओ जो कब से ओनली फॉर विंग को ही देखे जा रहा होता है, मानो कि वो उसके सामने कोई वन पीस हो और उसे अभी के अभी सफा चट कर जाएगा और उसे मौका भी नहीं देगा संभलने का। विंग को अपने ऊपर गंदी नजर फील होते ही उसे बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग फील हो रहा था और अपने मन में रोते हुए वो खुद से कहता है, क्या मुझे इस इंसान से शादी करनी होगी जो एक नंबर का वैसी दरिंदा है? क्या सच में मेरी जीवन तो बद से बदतर होगी? अगर ऐसा हुआ तो मैं सच में भाग जाऊंगी यहाँ से। और इतना बोल करके वो अपने नजरों को नीचे किए हुए नीचे के नजरों से ही वो देख रही होती है उन लोगों को। जब सभी चीजें हो जाती हैं तो विन रूहान सीधे कहता है कि आज से 2 दिन बाद इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। ये सुनकर जांग चिंग सीधे चीखते हुए कहता, क्या? हमें तैयारी करने का मौका तो दीजिए, शादी कोई कोई बच्चों का खेल नहीं है। इतना बोल करके वो जैसे ही कुछ बोलने को होता है तो जियांग चेंग को उसके बाबा चुप करा देते हैं और कहते हैं, आचेंग शांत हो जाओ, हम बड़े बात कर रहे हैं ना, तो बीच में टोका टाकी मत किया करो। जियांग चेंग तो मुंह बनाते हुए वहां बैठ जाता है और रिंग की आंखों से आंसू टपाटप बहना स्टार्ट हो जाते हैं। जांग फिल्मिया कहते हैं, जैसा कि आपने कहा 2 दिन में शादी, पर क्या आप मेरे बेटे को देखना नहीं चाहेंगे? उसके चेहरे पे जो दाग है, क्या उसे आप देखना नहीं चाहेंगे? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद आप लोगों को पता चले और आप मेरे बेटे को परेशान करें या कुछ भी। तो विन रूहान कहते हैं, हम राजनीतिक और आपसी संबंध बना रहे हैं और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वहीं वो वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहता है, और मेरे ख्याल से मेरे बेटे को भी कोई आपत्ति नहीं है। वेंचाओ अपने बाबा को और सभी लोगों को देखते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो अभी ही तैयार हूँ शादी करने के लिए। और उसकी आंखों में साफ साफ लस्टीपन देखा जा सकता था। उसकी बात सुनकर विंग का और दिल बैठा जा रहा था। वो घबरा रहा था कि क्या सच में ऐसा होगा? मतलब क्या 2 दिन बाद उसकी शादी हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होने देता सकता मैं। मुझे कुछ करना होगा। और वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था और अपने हाथों का स्मैच कर रहा था। वहीं वेंचा अभी भी उसे घूरे जा रहा होता है। अंत में आखिरकार जियांग फेमिया को उनकी सारी बात माननी पड़ती है और शादी 2 दिन के लिए 2 दिन बाद तय की जाती है। फिर सभी लोगों का वहां पे भोज होता है और विंग को आनिंग वहां से ले आती है। जियांगचेंग तो अभी भी गुस्से में दांत पीस रहा होता है, लेकिन वो वहां का प्रिंस था, अल्फा प्रिंस, तो वो उसे वहां से जा नहीं सकता था जब तक कि वो लोग यहाँ से चले ना जाए। उन लोगों के जाने के बाद जियांगचेंग सीधे चीखते हुए कहता है, माँ, बाबा, आखिर आप ये क्यों कर रहे हैं? आपने देखा नहीं कि विंग कितना उदास है? आपको क्यों करनी है शादी उससे? हम कुछ और कर लेंगे ना, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, हम कुछ और तरीका खोज लेंगे, लेकिन शादी क्यों? शादी कोई मोस्ट रीजन तो नहीं है ना इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए। क्यों आप उसे बलि का बकरा बना रहे हैं? तो जियांग फिमिया कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने इतना सब कुछ कहने के लिए इतना कहा है तो हमें करना ही होगा ना जियांग चेंग। इतना बोलकर उसके बाबा अपना सर नीचे कर लेते हैं।
हालांकि उसके बाबा भी अपने जगह पे सही थे, जहाँ पे छोटे छोटे कबीले के लोग अपने व्यापार को, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए बड़े बड़े राजाओं और सामंतों की मदद लेनी ही पड़ती थी। जांग सेक्ट छोटा सेक्ट था, इसी वजह से उन्हें वेनरोहान की बात माननी पड़ती है। जब वो किंग के पास गए थे तो किंग ने उनसे मिला भी नहीं और उन्हें लौटा दिया था। इसी वजह से जांग फिमियांग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो वेनरोहान से मदद ले। वहीं दूसरी तरफ विंग अंदर आने के बाद रोना शुरू कर देता है। वो बेतहाशा होकर रोए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी सजा भगवान उसे बचपन से देते आ रहे हैं। आखिरकार क्यों? पैदा होते ही उसकी माँ मर गई, तब से उसके बाबा उससे नफरत करते हैं। आई मीन की जो जांगयू है वो और विंग की मॉम दोनों ही बहनें थी और जियांग फेमिया ने उन दोनों से ही शादी किया था। बड़ी तो जियांग यू ही थी, लेकिन पहले जियांगचेंग का जन्म हुआ, उसके बाद विंग का जन्म हुआ था। जैसे ही विंग का जन्म हुआ तैसे ही विंग की मॉम ऑन द स्पॉट डेथ कर गई थी, पिन डिलीवरी पिन की वजह से। इसी वजह से जियांग फेमिया, जो कि विंग के मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जियांग यू से भी ज्यादा। जियांग यू राजनीतिक मामलों में बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार किस्म की महिला थी, वहीं विंग की मॉम बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक, घरेलू, लविंग और केयरिंग पर्सन थी। वो जियांग फेमिया को समझती थी अच्छे तरीके से और उसे वैसे ही प्यार करती थी जैसे कि जियांग फेमिया को पसंद था। इसी वजह से जब उसकी डेथ हो गई तो गुस्से की वजह से, ईर्ष्या और घृणा के भाव में आकर जियांग फेमिया विंग से नफरत करने लगे थे। और उसी का ये नतीजा था कि अभी भी विंग के साथ इतना सब कुछ करने के नाते जियांग फेमिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस एक पिता होने के ड्यूटी को निर्वाह कर रहे थे, अपने दायित्वों को पूरा कर रहे थे। वहीं जियांगचिंग तो गुस्से से तिलमिला रहा था और भुना हुआ भुट्टा बन के घूम रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ विंग की आंखों से छर 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 करके आंसू बह जा रहे थे नॉन स्टॉप। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे भी तो क्या करे। अपनी सिचुएशन के लिए शोक मनाए, दुख होए या फिर रोए। आन्यांग उसके पास आते हुए उसके जेबर को उतारते हुए कहती है, राजकुमार, मेरे ख्याल से आपको भाग जाना चाहिए। तो विंग कहता है, अगर मैं भाग गया आन्यांग तो बाबा का क्या होगा, माँ का क्या होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं उस जैसे थड़की और लस्टी इंसान की हरम में जा रही हूँ। मुझे सब्स्टिट्यूट बना के रखेगा वो और मेरी सारी खुशियों को, सारी आजादी को ऊपर वो पाबंदी लगा देगा। विंग अपने मन में जो उसकी चल रहा होता है, एक एक करके वो सभी चीजों को आनिंग के साथ शेयर कर रहा होता है। एक आन्यांग ही थी जो विंग के साथ हमेशा से रहती थी, उसकी सेविका बन करके, और उसकी हर सुख दुख की साथी थी वो। आन्यांग कहती है अपने मन में, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी प्रिंस, मैं आपको तो यहाँ से भगा के ही रहूंगी, फिर मुझे इसके लिए सारे इल्जाम अपने सर पर क्यों ना लेना पड़े। इतना बोलकर वो एक डबल स्मिक कर रही होती है। वही विंग जो कि रो रहा होता है, उसके सारे एसेसरीज को उतार कर उसके ऊपर जो उसने बहुत सारे हार्मफुल को वेयर किया हुआ था उन सभी को हटाते हुए उसे एक दूसरा और हल्का कपड़ा देते हुए कहती है, आप इसे बदल कर पहन लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में उसे खाना जैसे तैसे कर समझा बुझा कर खिला देती है। रिंग का इन 2 दिनों में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो रात के टाइम पे उसी चेरी ब्लॉसम पेड़ के सामने जाकर रोता और एक ही बात कहता, क्या सच में जैसा कि गगा ने कहा और जैसा कि आनिम कह रही है, मुझे भाग जाना चाहिए? क्या मेरे मन लायक मेरा अल्फा मुझे नहीं मिलेगा जो मुझसे प्यार करेगा और मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मुझे कोई सब्स्टिट्यूट बना के नहीं रखेगा? क्या आप क्या आप मेरी बात सुनेंगे? प्लीज मेरी इस विश को पूरा करेंगे? प्लीज प्लीज प्लीज। और वो रोता रहता था, रात को 2-3 बजे सोता और मॉर्निंग में देर से जागता। उसी तरह से आज शादी वाले दिन विंग एज यूजुअली पिछले रात को जो वो स्लीपिंग नहीं ले पाया था अच्छी तरीके से, तो वो लेट से उठा था। उठते ही उसे हॉट वाटर से स्नान कराया गया था, उसके बालों को और हर चीज को धोया गया था। उसके बालों में सुगंधित जो क्या इत्र होते हैं उसका छिड़काव किया गया था, क्योंकि आज विंग की शादी थी। और उसे रेडी करने के लिए आन्यांग शीशे के सामने बिठा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जांग सेक्ट पूरा
रेड रिबन से सजा हुआ था। नीचे रेड कारपेट बिछे हुए थे। हर तरफ कैंडल्स और फव्वारे लगाए गए थे, पेपर्स लगाए गए थे और रेड रोजेस कपड़े का बना करके टांगा हुआ था। पूरा का पूरा जियांग सिट खूबसूरत लग रहा था। हर तरफ खुशियों का माहौल था कि ओमेगा प्रिंस की शादी होने वाली है। सभी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित और एक्साइटेड लग रहे होते हैं। जांग फिमिया ने भी हर सेक्ट को निमंत्रण पत्र भेज दिया हुआ था, सभी लोगों को। और यानली के ससुराल में भी, जिन फैमिली में भी निमंत्रण पत्र को भेजा गया था और सभी को सपरिवार आने का निमंत्रण न्योता दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ जांग फिमिया, जो कि किंग से मिलने गए थे और किंग ने उन्हें मिलना तक जरूरी नहीं समझा था, फिर भी जियांग फेमिया अपने पिता होने के दायित्व के कारण, एक राजा होने के दायित्व के कारण किंग को कैसे भूल सकते थे। तो वो किंग के अंकल के पास जा करके इस विवाह पत्र को दे देते हैं और उन सभी लोगों को सपरिवार आने का निमंत्रण देते हैं। वो अपना काम कर चुका था और आज बारात आने का वेट कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ विंग, जिसको पूरे रेड लिबास में तैयार किया गया था, वो भला का खूबसूरत लग रहा था। मानो कि 7 आसमानों से उतरी हुई 7 परियां भी उनके सामने फेल हैं। बड़ी बड़ी सुंदर अप्सराएं, रंभा, मेनका, उर्वशी भी उनके सामने फीकी पड़ रही हो। विंग अभी इतना ज्यादा एलिगेंट लग रहा था कि लड़का तो छोड़ो, अगर लड़की भी उसे देखे तो अपना दिल हार बैठे। विंग को इतना खूबसूरत लगता देख आने उसकी नजर उतारते हुए कहती है, अभी भी वक्त है यंग प्रिंस, आप प्लीज भाग जाइए यहाँ से। तभी वो डोर ओपन होता है और जियांगचिंग गुस्से में तमतमाते आता है और विंग को अपनी जगह से खड़ा करते हुए उससे कहता है, विंग, मैंने कहा था ना कि तुम उससे शादी नहीं करोगे, मतलब कि नहीं करोगे। तुम्हें उस ठरकी इंसान से शादी करने की जरूरत नहीं है। बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम अभी यहाँ से जा रहे हो। विंग कहता है, मैं जाऊं? कहाँ जाऊं, मुझे नहीं पता। तो जंगचिंग कहता है, बाहर सभी मेहमान आ गए हैं, बाहर कोई ना कोई बग्गी होगी जो बाहर जाती होगी, नहीं तो हनी तुम इसके साथ जाओ, ठीक है ना? हनी कहती, मैं, अगर हम दोनों चले गए तो सभी को शक हो जाएगा कि हम लोगों ने भगाया है। तो कहती, हाँ ये ठीक है। फिर आर्यन कहती है, मेरे पास एक युक्ति है प्रिंस। इतना बोलकर वो जियांगचिंग के कान में कुछ कहती हैं। फिर वो बाहर चली जाती है और जो दूल्हे की तरफ से जो बहुत सारी ओमेगाज और बीटाज आई थी, उसमें से एक ओमेगा लड़की को पकड़ करके आन्यंग लेकर के आती है, ये कह के कि तुम चलो मेरी मदद करना महारानी को रेडी करने में। आई मीन कि वो विंग की बात कर रहा था। वो लड़की भी आ जाती है आराम से और जियांगचेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उसे एक पपेट में तब्दील कर देता है। आई मीन कि वो सिर्फ एक बेजान पुतले की तरह चल सकती थी, ना बोल सकती थी, ना कुछ कर सकती थी, ओनली फॉर चल सकती थी। उसके बाद आन्यंग जल्दी जल्दी से विंग के ऊपर का सारा कपड़ा उतार करके उस लड़की को रेडी कर देता है और वहीं दूसरी तरफ जियांगचेंग विंग को एक जो सेनापति का ड्रेस होता है ना, ब्लैक कलर का, वो ऊपर से नीचे तक अच्छे से खुद टाइटली वेयर कर देता है उसके हाथों में और सभी चीज में। एक छोटा सा चाकू दे उसके कमर में डाल देता है। एक कुनियान बैग में उसके 3-4 जोड़े कपड़े, बहुत सारा सोना और चांदी तांबे के सिक्के, खाने पीने का बहुत सारा सामान और उसकी बांसुरी, उसकी माँ की आखिरी तलवार, वो सभी चीजों को कुनियान बैग में भर देता है और उसे बंद करते अपने भाई को गले लगाते हुए कहता है, विंग, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, तुम अब जाओ यहाँ से। विंग रोते रोते कहता है, गगा, मैं अपनी ही शादी से भाग रहा हूँ, मैं भाग कैसे सकता हूँ? अब जानते हैं ना बाबा का क्या होगा, सभी लोग बाबा के ऊपर थू थू करेंगे और जगहसाई होगी। चांगचिंग कहता है, जो होगा हम देख लेंगे, पर मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता इस चक्कर में कि हमारा क्या होगा और हमें लोग क्या कहेंगे, हम पर लोग हंसेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे वो अपमान ज्यादा बेहतर तो नहीं कह सकता, पर मैं वो अपमान सह लूंगा, लेकिन तुम्हें तिल तिल कर मरता हुआ उस घर में तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता, जहाँ पे पहले से ही कितनी सारी सब्स्टिट्यूट और कितनी सारी रानियां पटरानियां वहां भरी हुई है। और एक और जिंदगी, उसे तो मैं तबाह करने नहीं दूंगा, अपनी हवस का शिकार बनाने तो मैं नहीं दूंगा। इतना बोलकर जियांगचिंग जबरदस्ती से विंग को खिड़की के बाहर कर देता और कहता है, यहाँ से सीधे जाओ, तुम्हें बाहर जो भी बग्गी मिले उसमें जाकर बैठ जाना, ठीक है? विंग कहता है, पर मैं जियांगचिंग कहता है, विंग, तुम्हें मेरी कसम, तुम जहां भी रहोगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और इतना बोलकर
चंगचिंग अपने गले में से एक लॉकेट उतारकर उसे पहना देता और कहता है, ये लॉकेट, इस लॉकेट की मदद से मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, समझी तुम, जाओ यहाँ से। और इतना बोलकर अपने भाई को वो विदा करता है। उसके बाद वो सीधे नीचे धड़ाम से बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था ये सभी चीजों को करते हुए। वो जानता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी भाई की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और विन रूहान और उसके लोग पता नहीं क्या ही करेंगे और क्या ही होगा उसका। वो सभी चीजों के बारे में जानता था, लेकिन अपने भाई को हर हाल में बचाना चाहता था। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ जब रो रहा होता है तो आनिंग आके कहती है, प्रिंस, वो रेडी हो गई है, क्या मैं उसे लेके चलूं हॉल में? तो जियांगचिंग अपनी आंसुओं को साफ करता है और कहता, ठीक है। आनियंग उस लड़की को जो उसने विंग के जैसा उसे रेडी किया था और वो उसी के हाइट की थी, इसीलिए सिमिलर लग रही थी, उसे पकड़ करके इंसेस्टर हॉल की तरफ ले जाने लगती है, जहाँ पे विंग और वेंचाओ की शादी होने वाली थी। वही वेंचाओ भी अपने आप को ठीक ठाक करता है, अपने फेस पे जो सिकन था, जो आंसू की बूंदे थे, उन सभी को साफ करके उन लोगों के पीछे हो लेता है। उसके बाद आनियंग और जियांगचेंग उस लड़की को लेके आ रहे थे, ऐसा प्रिटेंड करते हुए कि वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी हैं अपने भाई की शादी से, और उसे विंचाओ के सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है। सभी इंसेस्टर, उनके माता पिता और सबके सामने में उन दोनों की फाइनली शादी हो जाती है। आमीन की वो ओमेगा लड़की जिसे आनियंग पकड़ के लाई थी और विंचाओ की शादी कर दी जाती है। उसके बाद भोज का समारोह होना था। तो जैसा कि उन लोगों ने उसे पपेट बनाया हुआ था, तो वैसे भी नई नई दुल्हन या दूल्हा वो खाना खाते नहीं है, तो उसे जो भी दिया जा रहा था इसके लिए वो बस मना कर रही थी और कुछ भी नहीं। और ये सारा काम जियांगचिंग खुद कर रहा था अपनी पावर की वजह से, क्योंकि वो उसका पपेट था तो वो आसानी से उसे कर पा रहा था कंट्रोल। अभी तक तो खैर किसी को पता नहीं चला था। वहीं दूसरी तरफ विंग, जो कि अपने कक्ष से भाग तो आया था, गलियारे से होते हुए वो सीधे बाहर की तरफ आता है, जो रास्ता नगर से होते हुए नगर से बाहर जाता था। बाहर बहुत सारी बग्घी खड़ी थी और वहां पे उसे दो लड़कों की लड़ने की आवाजें आ रही थी। एक कह रहा था, तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें शादी में होना चाहिए था और तुम यहाँ पे ये सब कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, जब किंग को पता चलेगा या फिर मास्टर को पता चलेगा तो फिर हम दोनों का क्या होगा? हाँ। तो दूसरा लड़का कह रहा था, वाह, कुछ भी नहीं, वैसे भी मुझे ये सभी चीजें ना बोरिंग लगती है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था वो ओमेगा के ऊपर। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसे नहीं पता है कि वो किस इंसान से शादी कर रहा है? क्या उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो उस ठड़की इंसान से वो शादी कर रहा है? पूरी दुनिया को पता है कि बिनचाओ किस किस्म का इंसान है, फिर भी वो उससे शादी कर रहा है, इसलिए मैं वहां से गुस्से से भाग आया। रिंग वहां पे आते हुए कहता है, बच्चों, क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? मुझे नगर से बाहर जाना है। तो उसमें से एक कहता है, ए बच्चा किसको बोला तुमने? हाँ। तो विंग कहता है, सॉरी सॉरी, बच्चा नहीं, मास्टर्स, क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? मुझे इस नगर से बाहर जाना है। तो दूसरा शख्स कहता है, आपको कहाँ जाना है? तो विंग कहता है, एक्चुअली मैं घर से भाग रहा हूँ। तो पहला जो शख्स था वो कहता है, हाँ, भाग रहे हो? भाग रहे हो का क्या मतलब है? तो दूसरा शख्स कहता है, जिंगई, प्लीज थोड़ा आराम से बात करो, वो डर गए हैं। तो विंग कहता है, हाँ, मैं थोड़ा सा डर तो गया हूँ। तो वो दूसरा शख्स कहता है, क्या आप एक ओमेगा हैं? तो कहता है, हाँ, तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है, मैं एक अल्फा हूँ, इसीलिए मुझे पता है। तो दूसरा जो जिंगी था वो मुंह बनाते हुए कहते हैं, हाँ, मैं एक अल्फा हूँ, और हाँ, मैं एक बीटा हूँ। तो कहता है, हाँ ठीक है, तो क्या मुझे लिफ्ट दोगे? तो जो पहला शख्स था, जो कि हमारा युवान था, सिजुई सिजुई कहता है, पर आपको लिफ्ट क्यों चाहिए और आप क्यों भाग रहे हैं? तो विंग कहता है, सीक्रेट है, क्या तुम किसी को नहीं बताओगे ना और मुझे अपने साथ ले चलोगे ना? तो सिजुई कहता है, मेरा नाम लैन युवान है और मैं युवान डिसिपल्स हूँ, सॉरी लैंड डिसिपल्स हूँ, और ये जिंगी है और इसका नाम लैंड जिंगी है। हम दोनों कजन ब्रदर्स है और हम दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे शादी को लेकर के। तो हम आपको लिफ्ट तो दे सकते हैं, पहले आपको अपनी सच्चाई बतानी होगी, फिर हम डिसाइड करेंगे। तो विंग कहता है, हाँ ठीक है, बताता हूँ बच्चों। जिंगी फिर से वापस से मुंह बनाते हुए कहता, बच्चा किसको बोल रहे हो? तो विंग कहता है, सॉरी सॉरी, वैसे मेरा नाम वी वूसियान है। तो जिंगी कहता है, हाँ? जिंगी कहता है, हाँ, और मैं अपनी ही शादी से भाग रहा हूँ। जिंगी वापस से चिल्लाते हुए कहता, क्या? मतलब तुम अपनी शादी छोड़कर भाग रहे हो? तो वहां शादी किसकी हो रही है? तो विंग कहता है, लंबी स्टोरी है, मैं चलते चलते बता दूं। सुजी कहता है, क्या सच में आप भागना चाहते हैं? आपके माता पिता को बुरा नहीं लगेगा?
तो विंग कहता है मेरे गगा ने मुझे भगाया है। आप जानते होंगे ना प्रिंस जियांगचेंग को? तो कहता हाँ हाँ, हम तो उन्हें जानते हैं, वो यहाँ के होने वाले भावी महाराज जो हैं। तो विंग कहता हाँ, तो मुझे गगा ने ही भगाया है और कहा है कि यहाँ से जाने के बाद जो भी बग्घी मिले उसमें बैठ जाना और इस शहर से बाहर चले जाना। तो क्या अब तुम मुझे लिफ्ट दोगे? बाकी की बातें हम रास्ते में करेंगे। तो जिंगी कहता लिफ्ट चाहिए इनको, अपनी ही शादी से भाग रहा है, हाँ, पता नहीं क्या ही होगा। तो सिजु कहता है जिंगी ऐसे नहीं बोलते। फिर सिजु कहता है ठीक है, आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। और इतना बोलकर वो एक बग्गी को इशारा करता है, उसमें वो जाकर बैठ जाता है और कहता है शुक्रिया आप दोनों का मास्टर। तो जो हमारा सुजी था वो कहता है पर थोड़ा देर आपको रुकना होगा, ये दोनों बग्घी में हम दोनों ही जाने वाले हैं और उसके बाद जब शादी समारोह खत्म होगी तब, पर फिर भी मैं अभी पूछ के आता हूँ, हो सकता है कि हम लोग निकल जाएं। इतना बोलकर वो जैसे ही पलटने को होने वाला था कि पीछे से एक आवाज आती है जो थोड़ी दूर पर थी। वो कहता है बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? इतना सुनना हुआ ही था कि सिजुई और जिंगीर देने के तो प्राण हलक में अटके थे और वो दोनों एक दूसरे के किहनी मारते हुए कहते अब क्या होगा? ओह मास्टर यहाँ कैसे आ सकते हैं? तो सिजी कहता है बाबा तो मुझे मार ही डालेंगे। तो जिंगी कहता है बाबा मत बोलो, उन्होंने मना किया है ना बाबा बोलने से। वो दोनों बाबा आप यहाँ? तो लैंस चैन मुंह बनाते हुए आता और कहता है क्या कहा तुमने बाबा? मैंने कितनी बार कहा है मुझे मास्टर्स बुलाया करो। तो कहता है बाबा अभी यहाँ पे कोई डिसिपल्स नहीं है तो मैं आपको तो बाबा बुला ही सकता हूँ, वैसे माँ कहाँ है? तो हमारा जो लैंस चैन था वो कहता है माँ माँ अंदर है और वो आती ही होंगी। तभी पीछे से आवाज आती है यहाँ क्या हो रहा है सुजोई? तो कहता है माँ वो हम लोग को ना वापस जाना है तो हम लोग जाए, मतलब हम लोग उस शहर घूमेंगे और उसके बाद जाएंगे, तो हम लोग शहर घूमने के लिए निकल जाए। तो उसकी माँ दोनों के कान मरोड़ते हुए कहती है क्या कहा तुमने? शहर घूमना है? तो लैंसी चैन कहते हैं वैनचिंग छोड़ दो उसे, ठीक है ना? तो लैंसी चैन की बात सुनकर वैनचिंग कहती है आप भी ना, आपने इन दोनों को बिगाड़ के रखा है, आप अगर उसे बोलते क्यों नहीं है? तो लैंसी चैन कहते हैं वो दोनों तुम्हारे भी बच्चे हैं, अपने बच्चों के साथ ऐसा करोगी? लैंसी चैन की बात सुनकर वैनचिंग मुंह बनाते हुए कहती ये अच्छा है, वैसे तुम दोनों को कहाँ जाना है? तो दोनों हड़बड़ा के बोलते हमें शहर जाना है, हाँ हम यहाँ की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, हम जा सकते हैं? तो उसकी माँ थोड़ा सा डाउट करते हुए कहती है तुम दोनों कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? तो सिजे कहता है माँ, और अपनी 3 उंगली को ऊपर करते हुए कहता है हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, सच्ची प्रॉमिस। इतना बोलकर वो अपनी माँ को गले लगा लेकर कहता है हम जा रहे हैं। इतना बोलकर वो दोनों बग्गी में बैठ जाते हैं और टांगे वालों को इशारा करता है जल्दी जल्दी से यहाँ से चलो। उसके बाद लैंसी चैन वेंची के पास आते हुए कहता है तुम भी ना इतना गुस्सा क्यों करती हो, वो तुम्हारे ही बेटे हैं। तो वेंचिंग कहती है पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। हाँ, और आपको तो पता है ना ये दोनों जब ऐसे रिएक्ट करते हैं तो पक्का कोई कांड करता ही करता है। तो लैंसी चैन कहते हैं हाँ आखिर बच्चे किसके हैं? इतना बोलकर वो जाने को होते हैं तो वेंचिंग अपनी तरफ अपनी ही उंगली से पॉइंट करते हुए कहती है मतलब आपके कहने का क्या मतलब है, मैं बिगड़ी हुई हूँ? तो लैंसी चैन कहते हैं हो भी सकता है, और लैंसी चैन एक अल्फा है और हमारा वेंचिंग उनकी वाइफ है। उसके बाद वो दोनों वहां से रिटर्न उस मैरिज हॉल में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग, लैंसुजरी, लैंजिंगी वो तीनों उस बग्घी में बैठकर उस नगर से बाहर आ जाते हैं और वो सीधे गुस्सू जाने वाले रास्ते पे चल पड़ते हैं। और वहीं दूसरी तरफ चांग सेक्ट में वो शादी जब हो जाती है तो विदाई करा दी जाती है। रिंग को जो कि वो लड़की ही थी उसे जो पालकी होती है उसमें बिठा दिया जाता है और सभी बारातियों को विदा कर दिया जाता है। सभी को विदा करने के बाद जांगचिंग एक राहत की सांस लेता है और अपने पैलेस को जाने वाला होता है। तभी उसके पिताजी कहते हैं जांगचिंग रिंग कहाँ है? जांगचिंग के पैर अपनी ही जगह पे जम गए थे, ना उसके मुंह से एक शब्द बाहर आ रहे थे और ना ही कुछ। वो अपने पिताश्री की ओर पलटते हुए कहता है बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? वो अभी अभी चला गया ना? उसके बाबा उसके पास आते हुए कहते हैं मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो जांगचिंग रिंग कहाँ है? रिंग अपने एक हाथ को तलवार पे टाइप करता है और दूसरे हाथ को मुट्ठी बनाते हुए अपनी आंखों को बंद करके कहता है बाबा मैंने उसे भगा दिया। इसके बाबा एक थप्पड़ लगाते हैं जियांगचेंग को और कहते हैं तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? चांगचेंग कहता है हाँ
मुझे अच्छे से पता है कि मैंने क्या किया है बाबा, और मैं उस सभी चीजों के लिए तैयार हूँ। झंग फिमिया कहते हैं, मैंने पहली बार ऐसा लड़का देखा है जो अपने ही कुल को अपने हाथों से विनाश की ओर लेके जा रहा है। तो जियांगछिंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर वो वापस से अपने पैलेस की ओर चल देता है। जियांग फिमिया वापस से अपने पैलेस में, जो राज पैलेस में आके अपने सिंहासन पे, अपने थ्रोन पे बैठते हुए, अपने सर को टिकाते हुए खुद से ही कहते हैं, अब इस सेक्ट को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। ऐसा लगता है जैसे मानो कि तूफान से आने जो तूफान आता है ना, उससे पहले की शांति है, जो आएगा तो सब कुछ तहस नहस करके चला जाएगा। जियांग भी उनकी बातें सुन रही होती है और वो जियांग फेमिया को सोप करते हुए कहती है, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, पर सबसे पहले हमें विंग को ढूंढना होगा। तो जियांगचिंग कहते हैं, अगर जियांग फेमिया कहते हैं, अगर जियांगचिंग ने उसे भगाया है तो तुम्हें लगता है कि हम दोनों उसे ढूंढ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक कि जियांगचिंग उसे खुद नहीं लेकर आता। और तुम्हें लगता है कि जियांगचिंग वो लेके आएगा विंग को? मुझे तो नहीं लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब इन लोगों की सवारी गुसु पैलेस की ओर चल चुकी थी। जब वो लोग कई टाउन पहुंचते हैं तो एक एक करके जो पीछे से जितने भी लोग शादी समारोह के बाद उन लोगों की डिसपल्स की बग्घी और जो कितने भी लोग आए हुए थे, वो सभी भी आ रहे होते हैं। और लैंसीचेन और वेंचिंग वो लोग भी पीछे पीछे आ रहे होते हैं। और उन लोगों ने तितली पत्र के द्वारा सिजुई को और जिंगू को बोला हुआ था कि एक इनमें रुको, हम आएंगे तो साथ में गुसु की ओर चलेंगे। इतना बोलकर वो सभी इनमें रुकने के लिए सभी मान जाते हैं। सभी डिसिपल्स एक कमरा बुक करते हैं और वहां पे विंग को ठहरा दिया जाता है। विंग जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे, और वो कैसे किसी के साथ अनजान जगह जा सकता है। वो बहुत सारे सवालों से घिरा हुआ था। तो वो सिजुए से बात करने के बारे में सोचता है और वो डोर ओपन करने ही वाला होता है कि सिजुए और जिंगी दोनों, जो कि उसके लिए खाना लेके आए हुए थे, उसके सामने रखते हुए कहता है, क्या आपको कुछ कहना है? विंग डरते हुए कहता है, हाँ, मैं अब यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा, तो फिर आप लोगों का शुक्रिया। सिजुए और जिंगी एक दूसरे को देखते हुए कहता है, आपको पता है आप कहाँ आए हैं? आप गुसु में हैं और आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? आप हमारे साथ हमारे सेक्ट चलिए। विंग तो सीधे चीखते हुए कहता है, क्या मतलब हम किंग किंग के पैलेस जा रहे हैं? तो जिंगी कहता है, हाँ, और वो हमारे अंकल हैं। वो कहता है, और इतना बोलने के साथ ही विंग बेहोश। सिजुए और जिंगी दोनों से देखते हुए कहता है, अरे यार ये क्या बला है, किंग का नाम सुनकर ये बेहोश कैसे हो सकता है? तभी डोर पर उसकी मॉम आते हुए कहती है, कौन बेहोश हो गया है? सिजुए और जिंगी दोनों की हालत टाइट। अब उसकी मॉम आती है तो देखती है विंग बेहोश पड़ा था। वेंचिंग चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुमने एक ओमेगा को बंदी बना रखा है? सिजुई, जिंगी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने एक मासूम से ओमेगा को बंदी बनाया है। बेचारे दोनों बच्चे अपने हाथ को हवा में फ्लाई करते हुए कहते हैं, नहीं 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 माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। माँ माँ मेरी बात तो सुनो, मैंने किसी को बंदी नहीं बनाया माँ। लेकिन बेचारे उसकी माँ दोनों के कान मरोड़ते हुए कहती, तुम दोनों को सजा मिलेगी, अभी के अभी 10 बार उठक बैठक करो, नहीं तो तुम्हारे बाबा को बुला के लाती हूँ मैं। सबसे पहले इसे बेड पे डालो। बेचारा दोनों, जिंगी और सिजुई दोनों विंग को उठा करके बेड पर लाकर पटकता है। फिर माँ के सामने 10 बार उठक बैठक करता है और जिंगी को बोलता है, जाओ बाबा को बुला के ले आओ। नैन्सी चैन आते हैं तो पहले तो चारों झुक करके विंग को देख रहे होते हैं। वहीं हमारा बेचारा विंग धीरे धीरे करके अपनी आईज को ओपन करता है तो सभी अपने चिन के ऊपर हाथ रखे हुए थे और कह रहे थे, इसे होश आ रहा है। तो सुजी कहता, हाँ शायद से। तो जो हमारी वेंचिंग थी वो मारते हुए सुजी कहती, शायद से का क्या मतलब होता है, देखो उसे होश आ रहा है। तो जिंगी कहता, हाँ माँ, ये तो वही कह रहा है ना कि उसे होश आ रहा है, अभी ना जब देखिए तब गुस्सा करते रहती हैं। तो जिंगी की बात सुनकर वेंचिंग उसको मारते हुए कहती है, और तुम क्या करते हो? भजन भजन गा रहे हो अभी, चुपचाप देखो तो सही। बेचारा हमारा विंग जैसे ही आंखें खोलता है, जो कि वो लोग थोड़ा झुक के उसे देख रहे होते हैं, उन चारों को देखते हुए चिल्लाता है, आ! और वो दोबारा से बेहोश होने वाला था तो वेंचिंग उसको एक थप्पड़ मतलब हल्का सा लगाते हुए कहते, ए लड़के, तुम बार बार बेहोश क्यों हो रहे हो? हाँ, उठ के बैठो। विंग घर पर आके उठ के बैठ जाता है, कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती से कबूतर खाने आई मीन की आराम खाने आई मीन की इस इनमें आ गया। आ, 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 और ऐसे करके वो अटक रहा था। तो जिंगी कहता है, तुम अटकते भी हो? ये तो तोतला है।
विंग को बहुत बुरा लग रहा होता है। विंग अभी भी नकाब में ही था और उन लोगों ने अभी तक विंग को देखा नहीं था। विंग अपना सर नीचे कर लेता और कहता है, जी मैं तोतला भी हूँ और मेरे चेहरे पे दाग भी हैं। इसी वजह से मेरे बाबा मेरी शादी कराना चाहते थे ताकि उन्हें राजनीतिक संबंध अच्छे हों, और जब हम किंग से सहायता लेने आए तो किंग ने हमारे बाबा को लौटा दिया। रिंग सारी बातें बता देता है तो लैंस चेन कहते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ, मेरा भाई थोड़ा सा रूड डोमिनेटिंग अल्फा है। वो किसी से मिलता नहीं है और वो वही करता है जो उसके मन में आता है। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो अब तुम क्या सोचा है? तो विंग कहता है, मैं तो अपनी शादी से भाग आया हूँ। वेंचिंग जो कि गुस्से में दांत पीस रही थी और कह रही थी, तुम्हें पता है बदमाश लड़के, तुम्हारे सेक्ट के लोगों पे अब क्या बीतेगी जब विन रूहान को पता चलेगा कि तुम्हारी जगह किसी लड़की को भेज दिया गया है। तब वो तुम्हारे सेक्ट के ऊपर हमला करेंगे और वहाँ पे मौजूद हर शख्स को मार डालेंगे, इवन तुम्हारे माँ बाबा और तुम्हारे भाई को भी। विंग डर जाता है और लैंस सिचन के पैरों में पड़ जाता है और कहता है, प्लीज मेरे मेरे परिवार वालों को बचा लीजिए, इसके बदले में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी एक डिसिपल भागता हुआ आता है और कहता है, महाराज महाराज किंग यहाँ आए हैं। ये सुनना हुआ ही था कि सुजुई जिंगी दोनों चीखते हुए कहते, क्या अंकल यहाँ आए हैं? उन दोनों का वाक्य पूरा हुआ ही नहीं था कि वहां पे मेन हीरो की एंट्री होती है, जो कि हमारा लान वांगजी था। वो आते ही कहता है, यहाँ पे ओमेगा भी है कगा। उसकी इतनी कोल्ड वॉइस सुन करके लैन सिचेन, वेंचिंग, सुजोई, जिंगी सबके प्राण हलक में अटके तो अलग ही थे, बेचारा जम के खड़े हो गए थे। और जिंगी थोड़ा बोल था तो इसलिए कहता, कौन ओमेगा? यहाँ कोई कोई ओमेगा ओमेगा नहीं है। वांगजी उस इनमें एंटर करते ही कहता है, मैंने पूछा यहाँ पे कोई ओमेगा है क्या, क्योंकि मुझे उसकी स्मेल आ रही है। अब जाकर के लैंस सिचन को क्लिक हुआ था, हाँ वो भी तो इतनी देर से था, लेकिन उसे विंग की कोई स्मेल नहीं आ रही थी। और वो वांगजी को अजीब नजरों से देखता हुआ कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें स्मेल फील हो रही है? इसका क्या मतलब है? हाँ। वांगजी वहां आता है और कहता है, गगा साइड हटिए, मुझे उसे देखना है। उसकी कोल्ड वॉइस सुनकर तो विंग बेचारा हमारा जमा के बैठा हुआ था, और उठाएगा क्या वो? लैंस सिचेन और वेंचिंग, जिंगी, सुजी चारों वहां से साइड हट जाते हैं। वांग जी जब उस काले कपड़े में उस फेस जो उसने कवर कर रखा था उस शख्स को देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। अभी भी विंग ने अपनी नजरों को नीचे किया हुआ था और वो जमीन में गिरा जा रहा होता है। वांग जी कहता है, कौन हो तुम? विंग कहता है, मैं मुझे माफ कर दीजिए किंग। और इतना बोलकर विंग फटाक से वांग जी के कदमों में आ जाता है और उसके पैर को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे गगा ने मुझे ऐसा सब करने के लिए कहा। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। और वो रोना शुरू कर देता है। वांग जी कहता है, मुझसे दूर हटो अभी के अभी। विंग उसके पैरों को छोड़ देता है और खड़ा हो जाता है और अपनी नजरों को नीचे किए हुए था और उस अपने हाथों को एक दूसरे से इंटरवाइन करते हुए आपस में रगड़ रहा होता है। रामजी कहता है, मेरी तरफ देख के बात करो, मुझे ऐसे नीचे नजर करके बात करने वाले लोग पसंद नहीं है। इतना बोलने के साथ ही वो तलवार को बाहर निकालकर सीधे विंग के चेस्ट के ऊपर पोक कर रहा होता है। हालांकि विंग ने जो कपड़े पहने थे उसके ऊपर से तो उसे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वांगजी जो कि एक डोमिनेटिंग अल्फा था अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर रहा था, जिस वजह से उसकी तलवार उसके चेस्ट में गड़ी जा रही थी। विंग ऐसे की चीख निकालते हुए कहता है, किंग मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पर मुझे मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ आ जाऊंगा और मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा। मुझे 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 यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। तो वांगजी कहता है, गंगा आखिर बात क्या है, मुझे सब बताओ। जिंगी और सुजू लैंस सिचन सब मिलकर सारी बात बता देते हैं कि किस तरह से जांग चेंग ने विंग को अपने ही कक्ष से भगा दिया था और उसके जगह पे किसी और लड़की को विंग चाओ से शादी कराया, और ऊपर से विंग भाग करके आया तो उन लोगों के साथ इस बग्गी में आ गया और वो शादी नहीं करना चाहता था। ये सुनकर वांग जी एक डेवल वाले स्माइल करते हुए हंसना शुरू कर देता है। पहले तो वो 2 मिनट तक खूब हंसता है। उसकी ऐसी पागलों वाली हंसी देखकर सिजुई, जिंगी, लैंसी चैन, वेंचिंग और विंग सबकी आत्मा उसकी बॉडी को छोड़कर भाग गई थी और वो लोग पूरे के पूरे सफेद पड़ गए थे और भूत बन के उसको देख रहे होते हैं। उसके बाद वांग जी उस तलवार को जो उसके चेस्ट में पोक कर रहा था थोड़ा सा और अंदर घुसा देता है, जिससे कि वहां से ब्लड आना शुरू हो गया था। और वांग जी उसे देखते हुए कहता है,
तो तुम अपनी ही शादी से भाग आए हो? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, विंग कहता है, मेरा नाम वीवू सियान है, और 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 मैं वहाँ का ओमेगा प्रिंस हूँ। रामजी कहता, सही कहा। फिर अपनी तलवार को एक ही झटके में निकालता है, जिससे विंग लड़खड़ाते हुए वापस से अपनी जगह पे खड़ा होने का कोशिश करता है और अपने चेस्ट पे हाथ रखा हुआ था क्योंकि वहां से खून निकल रहा था। वांग जी उसके चिन्ह को ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखता है। वांग जी जैसे ही विंग के आंखों में देखता है, वांग जी के अंदर का अल्फा ग्रॉल करते हुए उससे कहता है, मीट। वही विंग जो कि डरा हुआ था, उसके अंदर का भी ओमेगा ने उसे बोला कि ये तुम्हारा मीट है, लेकिन वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसने अपनी सबकॉन्शियस माइंड की वॉइस को सुना ही नहीं और फिर अपनी नजरों को नीचे करने लगता है। वांग जी के चेहरे पे एक डेविल सी स्माइल अपीयर थी और वो ओनली फॉर विंग को ही घूर घूर कर देखे जा रहा होता है और कहता है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। फिर उसके कान में झुकते हुए उसके करीब जाकर कहता है, या तो तुम मेरे पर्सनल सॉवरेन बन जाओ, मेरे स्लैब बन जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी पे लटका देता हूँ। फिर तुम्हारे फैमिली वालों के साथ जो भी होगा उसके कुल जिम्मेदार तुम होगे। रिंग फटाक से उसके हैंड को अपने चिन पर से हटाते हुए नीचे बैठ जाता है और कहता है, आप जैसा बोलेंगे किंग, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे पूरे परिवार को बचा लीजिए। तो उस दिन रॉन और उस दिन चाओ से प्लीज प्लीज आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। वांग जी अपने हाथों को एक ही झटके में पीछे, जो कि बहुत बड़ा था, उसे पलटते हुए थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता और कहता है, गगा इसे अपने साथ गुसू ले चलिए, आज से ये मेरा पर्सनल स्लैब है। इतना बोलकर वांग जी नीचे चला आता है और अपने लिए चाय का ऑर्डर दे देता है। उसके जाने के बाद सभी लोग धड़ाम से इधर उधर जहाँ पे सीट मिलता है वहां पे जाके बैठ जाते हैं और अपनी सांसों को, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए कहते हैं, मैं तो डर गया था कितना ज्यादा। हाँ, अब क्या होगा बाबा? वेंची कहती है, अब क्या होगा वो तो छोड़ो, ये उसका पर्सनल स्लैब बन के जा रहा है, इसका क्या होगा ये सोचो। वेंची की बात सुनकर सुजय उसके पास आते हुए कहता है, हाँ तुम्हें पता है मेरे अंकल कितने ज्यादा क्रूरल है और तुम तो उसके स्लैब बनने वाले हो, पता नहीं क्या ही होगा तुम्हारा। तो विंग कहता है, जो भी होगा देखा जाएगा, पर कम से कम मेरे परिवार वाले जिंदा रहेंगे ना मास्टर? प्लीज मुझे अपने गगा, अपने बाबा और महारानी यू सबको बचाना है, मुझे अपने सेक्ट को लोगों को बचाना है, मुझे अपने दोस्त आनियंग को बचाना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से खून की नदियां बह जाए, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। तो लैंसिजन उसके पास आते हैं, उसे खड़ा करते हुए उसे सोब करते हैं, ऐसे टैप टैप करते हुए और कहते हैं, हाँ ठीक है ऐसा ही होगा। तभी पीछे से वांगजी जो कि नीचे गया ही था वापस से आकर देखता है कि किस तरह से सिजुई ने उसे पकड़ा हुआ है और किस तरह से लैंसिजन उसको सोब कर रहे हैं। तो आते ही कहता है, और एक बात फाइनल, मेरे ओमेगा स्लैब से सभी आधे हाथ की दूरी पे खड़े रह के बात करेंगे। इतना बोलना हुआ ही था कि बेचारा हमारा सुजोई फटक से आधे हाथ की दूरी पे खड़ा हो जाता है और लैंसिजन भी पीछे हट जाता है। इतना बोलकर वांगजी वापस से नीचे चला जाता है और ये लोग वापस से, हाँ, हे भगवान, ये जालिम जब भी आता है तब ऐसे ही डरा के चला जाता है। हाँ, कभी कभी तो ये लगता है कि इंसान है ही नहीं। हाँ, किसी किसी ऐसे सेक्ट में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे ड्रैकुला का राज चल रहा हो, जो कि अंधेर नगरी से आया हो और हमें खात्मा करके चला जाएगा। सभी लोग अपने में ही बातें बना रहे होते हैं। उसके बाद लैंस सीजन कहते हैं, मैं नीचे जाता हूँ, उसे देखता हूँ, ठीक है ना? तुम लोग ये सभी चीजें देखो और वेंचिंग फर्स्ट एड किट भेज दो, ये इसका फर्स्ट एड करना है। तो वेंचिंग कहती है, सिजुई जिंगी तुम दोनों भी चलो मेरे साथ, तुम दोनों अल्फा और बीटा हो तो तुम नहीं कर सकते हो। एकदम बोलकर अपने दोनों बेटों को कान मरोड़ते हुए बाहर ले आती है। और यहाँ पे सिजुई जिंगी दोनों जुड़वा है और विंग भी उसी का उम्र का है, मतलब तीनों एक ही एज के हैं। वो तीनों नीचे आ जाते हैं और वेंचिंग अपने कमरे में जाकर फर्स्ट एड किट का पाउच लेकर आती है और उसके कपड़ों को खोलकर उसके ऊपर मरहम अप्लाई करते हुए कहती है, बस अपना ध्यान रखो, जब महाराज ने, आई मीन की किंग ने कहा है कि वो तुम्हारे सेक्ट के लोगों को कुछ नहीं होने देंगे, मतलब कि कुछ नहीं होने देंगे। विंग जो कि थोड़ा सा राहत की सांस लेता है, उसे अच्छा लग रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा बेटर फील हो रहा था कि हाँ चलो कम से कम उसके सेक्ट के लोगों को कुछ तो नहीं होगा ना, और वो आराम से पीसफुली
अब किसी का स्लैब ही बनना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है, वो स्लैब बनकर भी रह सकता है। इसीलिए वो चुपचाप से हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो भी नीचे चले जाती है और विंग उसी कमरे में बैठा हुआ था। जो खाना उन लोगों ने उसके लिए लेके आया हुआ था, विंग चुपचाप से वो खा के और लेट जाता है आराम करने के लिए। वहीं नीचे वांगजी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तभी वो एक तितली पत्र लिखता है और जिसपे लिखता है कि क्या तुम्हें मेरी सहायता चाहिए, कि तुम्हारा भाई मेरे पास है। इतना बोलकर वो जियांगचेंग को वो पत्र भेज देता है। जब वो पत्र जियांगचेंग को मिलता है तो उसे थोड़ा दुखी भी होता है, क्योंकि वो उम्मीद नहीं किया था कि विंग ऐसे घूमते हुए किंग के पास चले जाएंगे। क्योंकि सभी को पता है कि वो ठरकी तो नहीं है, लेकिन एक नंबर का जालिम और जल्लाद ड्रैकुला इंसान है वो, जिसको मारने में रहम तो बिल्कुल ही नहीं आता है। मतलब कि मेरा भाई एक मतलब मेरे भाई की लाइफ में सोचो तो एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं है। एक के हाथ से निकलकर वो दूसरे के हाथ में चला गया है। फर्क इतना है कि जिसके हाथ में वो गया है उसके पास ना ही कोई सब्स्टिट्यूट है, ना ही कोई क्यून है, कोई भी नहीं है। वो तैयार था और वो भी हाँ का रिप्लाई कर देता है और वो तितली पत्र वापस से वांगजी के पास आ जाती है। अब लैंस सिचन को थोड़ा सा राहत था कि अगर विन रुहान को पता चलता है तो उसका सपोर्ट करने के लिए किंग के खुद सेनापति होंगे, उसका सेना होगा और उसके सेक्ट के लोगों को कुछ भी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ वांग जी लैंस सिचन को देखते हुए कहता है, गगा आपको क्या लगता है, क्या हमें सेना अभी ही भेज देनी चाहिए या फिर उस सेक्ट को अपने में मिला लेना चाहिए। ऐसे अब देखा जाए तो एक तरह से हमारा उनसे संबंध होने वाला है। लैंस सिचन को वांगजी की गोल गोल बातें समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, इसलिए वो कहता है, वांगजिया आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। हाँ, वांगजी कहता है, काका आप जो नहीं समझ रहे हैं मैं आपको बस समझा रहा हूँ। क्यों ना ऐसा हो कि मैं उस ओमेगा से शादी कर लूं। तो वांगजी की बात सुनकर सिचन कहते हैं, तुम्हें पता है वो अपनी ही शादी से भाग के आया है और तुम उस भगोड़े लड़के से शादी करोगे तो लोग क्या कहेंगे कि वो लड़का जो अपनी ही शादी से भाग के आया है उससे किंग ने शादी कर ली। तो वांगजी कहता है, क्या फर्क पड़ता है, आफ्टर ऑल शादी इससे या उससे किसी से तो करनी ही है ना। तो लोग यही कहेंगे ना, रनिंग वाली मैरिज, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा ना गगा। लैंसी चैन उसके फाइनल डिसीजन पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता था, इसलिए वो कहता है, ठीक है वांगजी। इतना बोल करके वो चुप हो जाता है। उसके बाद उन सभी लोगों की सवारी गोसू की तरफ चल देती है। गोसू आने के बाद विंग जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो अभी भी बग्गी में बैठा हुआ था, वहां से उन लोगों को ऊपर जाना होता है, इसीलिए वो सभी बग्गी को नीचे ही छोड़ देते हैं, जहां से उन्हें अस्तबल में ले जाकर के सबको बांध दिया जाता है। उसके बाद वो सभी ऊपर की तरफ चढ़ाई करना शुरू करती हैं। विंग जो कि एक मैदानी क्षेत्र में रहने वाला आम सा लड़का ओमेगा था, वो जब इस पे चढ़ रहा होता है तो उसकी सांसें फूल रही होती है और उसे बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस फील हो रहा होता है। तो सिजू इसे कहता है, क्या तुम्हें हैवी हैवी फील हो रहा है, सांसें अटक रही है, सांस फूल रही है। तो विंग कहता है, हाँ मुझे और नहीं चला जाएगा, मैं थक गया हूँ और मेरे सीने में भी दर्द दर्द हो रहा है। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लेता हूँ। भाई साहब इतना सुनना था कि हमारा जो लान वांगजी थी, जो हमारा आल्फा किंग था, वो दांत पीसते हुए कहता है, सिजुई अपने काम से काम रखो। सुजय बेचारा आधे हाथ की दूरी पे खड़ा हो जाता और कहता है, गई भैंसिया पानी में, इनके कान इतने पतले क्यों हैं, ये कैसे सुन लेते हैं। ऐसा लगता है कि इनके कान ना खरगोश के कान है, जो बहुत दूर की आवाज भी सुनाई दे देती है, टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस करने के अलावा भी। चिंकी कहता है, और करो मस्ती। हाँ, तो सिजू कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद वो लोग चल रहे होते हैं। वांगजी जब देख रहा होता है, पीछे पलट के नहीं पर आगे चल रहा था थोड़ा सा, विंग जो कि थोड़ा ही दूर और गया होता है, वो धड़ाम से गिरने वाला होता है। तो सुजय उसे होल्ड कर लेता है अपनी बाहों में और सुजय चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर वी मास्टर वी मास्टर वी। उसकी वॉइस जब 3 बार 4 बार आती है तो वांगजी पीछे पलट के देखता है तो देखता है कि सुजय ने विंग को होल्ड किया हुआ है। वांगजी उसके पास आता है और उसे अपनी खींच में अचानक से उसको अपनी तरफ खींचते हुए गोद में उठा लेता है और कहता है, सुजुई क्या मैंने तुमसे नहीं कहा है कि तुम और बाकी सब इससे आधे हाथ की दूरी पे खड़ा रह के बात करोगे। इतना बोलकर वांगजी सीधे से पलटता है और विंग को अपनी गोद में एक छोटे से बच्चे की तरह कैरी करते हुए ब्राइडल स्टाइल में लेके जाने लगता है।
भाई साहब हमारा जिंगी सिजुई दोनों हाँ करके देख रहे होते हैं। तभी लैन सिचैन पीछे से आते हुए कहता है, सिजुई, जिंगी, क्या हुआ है? तो जिंगी कहता है, हाँ, अंकल मास्टर वी को अपनी गोद में उठा के ले गए हैं और सिजुई ने थोड़ा उन्हें क्या पकड़ क्या लिया, वो तो गुस्सा ही होगा। बाबा, ऐसा होता है क्या? अंकल ना बदल गए हैं। तो लैन सिचैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, आई थिंक तुम्हारे अंकल को ना वो ओमेगा ज्यादा ही पसंद आ गया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोगों को उससे दोस्ती करनी चाहिए? तुम लोगों को एक और नया फ्रेंड जो मिल गया है। तो सिजुई कहता है, क्या बाबा वो हमारे साथ रहेंगे? तो लैन सिचैन कहते हैं, बेशक, हो भी सकता है शायद से। क्या तुम्हें वो पसंद है सिजुई? तो सुजय कहता है, हाँ वो बहुत अच्छे हैं बाबा। तो कहता है, और अगर वो तुम्हारे अंकल के ओमेगा बन गए तो कैसा रहेगा? कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो लोग जो बातें कर रहे थे, ये सारी बातें ना वांगजी के कान में जा रही थी और वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से उन सभी की बातों को सुन रहा होता है। जो वांगजी विंग को गोद में कैरी किए हुए था, विंग उसके कपड़ों को जकड़े हुए था और अपनी आंखों को ना मिला ही नहीं रहा था, वो नीचे किए हुए था। वांगजी ने अभी भी विंग को नहीं देखा था, उसके चेहरे पे अभी भी वो मास्क लगा ही था और उसको गोदी में उठाकर ले आता है और फील्ड में लाते ही सीधे अचानक से उसको छोड़ देता है। बेचारा धड़ाम से नीचे गिरता है और अपनी कमर को पकड़ते हुए अपने मन में कॉस करते हुए कहता है, ये कितना जालिम है, मुझे इस तरह से पटक दिया। इसने सोचा नहीं कि इस मासूम से बच्चे का क्या होगा। ऐसे कोई पटकता है क्या भला? हाँ, मेरी कमर की हड्डी, हाय मेरे पैर, मेरा डुगू सब टूट गया। अब वो आधा टेढ़ा मुंह बना रहा होता है। वांग जी उसको लांगते हुए आगे चला जाता है। विंग कहता, हाँ ये क्या था? और वो चिल्लाते हुए कहता, ओए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाई साहब पीछे से जिंगी और सुजय सब वापस से हाँ करते हुए कहते, हाँ ये क्या कह रहे हैं, वो हमारे किंग है। विंग उसके पास आता है और आते ही उसके चेस्ट पे हिट करते हुए कहता है, तुम क्या एक नंबर के ड्रैकुला हो, खून चूसने वाला इंसान, एक कूल बीस बन के घूम जो रहे हो, तुम मेरे ऊपर से कैसे लांग के मुझे जा सकते हो? हाँ बताओ मुझे। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा स्लेव हूँ तो तुम मेरे साथ जो चाहो वो करोगे? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने देने वाला। मैं अपनी शादी से भाग आया ना, मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगा। देख लेना तुम, अगर तुमने मेरे साथ जाती की या मेरे साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देख लेना तुम। इतना बोलकर उसको हिट किए जा रहा था। वांग जी उसके दोनों हैंड को पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा ठीक है फिर। इतना बोलकर विंग को सीधे अपने कंधे पे उठा लेता है। बेचारा हमारा सुजय जिंगे उसके गले से तो उसका सलाइवा नीचे भी नहीं जा रहा था। लैन सिचन दोबारा से वापस आते हुए धीरे से कहते हैं, यहाँ क्या चीज का हल्ला हो रहा था? जिंगी और सुजय दोनों डर गया था। कहता, हाँ! तो कहता, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा था? रंजीन कहती है, हाँ हाँ मैंने कुछ मिस किया तो। बेचारा सुजय और जिंगी दोनों एक दूसरे से चिपक जाते और कहते हैं, बाबा ऐसा लगता है जैसे हमारे सेक्ट में ना आंधी तूफान सब एक साथ ही आने वाले हैं। आपको ये सीन देखना चाहिए, किस तरह से मास्टर वी अभी हमारे किंग को ऊपर चढ़ाई कर रहे थे और उसे इतना ज्यादा सुना रहे थे। तो लैंसी चेन और रेंजी कहते हैं, हाँ? तो कहते हैं, हाँ हाँ, पता नहीं क्या ही होगा इन दोनों का। मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। मैं इसका एक और चैप्टर बनाऊंगी क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग स्टोरी हो रही है ना। जैसा भी लगे आप तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माई ऑल लवलीज पराठाज।